नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। हजारीबाग में हाथियों ने 6 लोगों की ली जान। घर में सो रहे लोगों पर झुंड ने किया हमला। मृतकों में 1 साल का बच्चा भी शामिल। हजारीबाग में गुरुवार की देर रात हाथियों के झुंड ने 6 लोगों को कुचलकर मार डाला है। मृतकों में 1 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के ऊपर तक के लोग शामिल हैं। घटना अंगो थाना एवं चुरचू प्रखंड के गोंदवार गांव की है। मरने वालों में सुमन कुमारी, धनेश्वर राम, सूरज राम, सविता देवी एवं 2 छोटे बच्चे अनुराग राम और संजना कुमारी शामिल हैं। घटना के वक्त सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। मृतकों में सूरज राम, सविता देवी, अनुराग राम और संजना कुमारी एक ही परिवार के हैं। घटना लगभग रात्रि के 1 से 1:30 बजे के बीच की है। स्थानीय लोगों के अनुसार 5 की संख्या में पहुंचे हाथियों ने उत्पात मचाया, एक घर के गेट को भी उखाड़ दिया है और अंदर घुसकर लोगों को कुचल दिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में हाथियों का विचरण लगातार बढ़ रहा है, जिससे खतरा बना रहता है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को जल्द मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग की है। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में हाथियों का झुंड 1 माह पहले से विचरण कर रहा था। इसे लेकर वन विभाग लोगों को समय समय पर अलर्ट भी कर रहा था। घटना की पुष्टि करते हुए डीएफओ पूर्वी वन प्रमंडल विकास कुमार उज्जवल ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा वन विभाग मृतक के परिवार के साथ खड़ा है। गिरिडीह में ट्रक और ऑटो की टक्कर, 1 की मौत। हादसे में ऑटो सवार 1 घायल, दोनों गाड़ियों के चालक फरार। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में आज शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई है। इस हादसे में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल है। यह घटना अलकापुरी चौक के पास हुई है। जानकारी के अनुसार ट्रक ने सामने से आ रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी थी। ऑटो में सवार रतनपुरा हिरोडिया निवासी प्रेमदास 35 वर्षीय और खरगडीहा देवपहरी देवरी थाना क्षेत्र निवासी छोटू राम गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों घायलों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेमदास की मौत हो गई है। वहीं छोटू राम को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। टक्कर के बाद ट्रक और ऑटो के चालक मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पचम्बा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर थाने ले आई है। रसोई गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने दिव्यांग को कुचला, मौत। मेदिनीनगर के छमुहान पर हुई घटना, चालक हिरासत में। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के छमुहान पर शुक्रवार को एक रसोई गैस सिलेंडर लदे ट्रक की चपेट में आने से एक दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान लेस्लीगंज के दुमी निवासी 55 वर्षीय अशोक पासवान के रूप में की गई है। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक को हिरासत में ले लिया है। नगर निगम कर्मियों के सहयोग से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेज दिया है। अशोक पासवान पिछले 30 साल से धोबी मोहल्ला में प्रदीप कुमार के घर रहते थे और प्रधान डाक घर के सामने उनकी मिठाई की दुकान में काम करते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अशोक पासवान हर दिन की तरह सुबह धोबी मोहल्ला से छमुहान चाय पीने आए थे। इसी दौरान एक गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। बाबूलाल मरांडी ने ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की। हेमंत सरकार पर किया हमला, सभी बूथों पर केंद्रीय बल तैनाती की मांग। झारखंड में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से ईवीएम से नगर निकाय चुनाव कराने और सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिए और मतदान केवल ईवीएम मशीनों से ही कराई जानी चाहिए। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के निर्णय पर आपत्ति जताई है। उनके अनुसार बैलेट पेपर से धांधली की आशंका बढ़ जाती है, जैसा कि पहले भी व्यापक गड़बड़ियां सामने आती रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार जानबूझकर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय ले रही है। इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। धार्मिक नारों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी पूर्व जिलाध्यक्ष पर केस। कोडरमा में चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। कोडरमा में नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी पंकज बर्णवाल और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी सहित 20 अन्य लोगों पर धार्मिक नारे लगाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई फ्लाइंग स्क्वाड टीम एफएसटी के दंडाधिकारी की शिकायत पर की गई है। कनीय अभियंता सह एफएसटी के दंडाधिकारी मंतोष कुमार ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार पंकज बर्णवाल के जनसंपर्क अभियान के एक वीडियो पर आपत्ति दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के अनुसार इस अभियान के दौरान
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी ने धार्मिक नारों का सहारा लिया था। जनसंपर्क अभियान में प्रत्याशी पंकज बंडवाल की मौजूदगी के कारण उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इस अभियान में साथ रहने वाले 20 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। झारखंड में 3 दिन बाद गिरेगा न्यूनतम तापमान। 4 जिलों का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम। राज्य में सबसे ठंडा रहा गुमला। झारखंड में अभी लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बाद न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। फिलहाल सुबह शाम लोगों को ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में झारखंड में 4 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया है। इसमें डाल्टनगंज, खूंटी, लोहरदगा और गुमला शामिल है। झारखंड के तकरीबन सभी जिलों में दोपहर के समय अब गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। स्थिति यह है कि कई लोग बिना स्वेटर के नजर आ रहे हैं और हल्की धूप में खड़े होने पर गर्मी के साथ पसीना भी महसूस हो रहा है। रांची, जमशेदपुर, सरायकेला, खरसावां, देवघर और गोड्डा समेत अन्य जिलों में भी दोपहर के समय यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि झारखंड के जंगल और पठारी इलाकों में अब भी ठंड का असर बरकरार है। गुमला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, रांची, हजारीबाग और रामगढ़ में सुबह और शाम ठिठुरन महसूस की जा रही है। दिव्यांग अनुकूल आधारभूत संरचना की पहल। 13,699 स्कूलों में बनेगा विशेष शौचालय। राज्य में विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बड़ी पहल की है। विभाग ने ऐसे 13,699 विद्यालयों की पहचान की है जहां अब तक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग और अनुकूल शौचालय उपलब्ध नहीं है। चुनित स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से शौचालय निर्माण की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा तैयार प्रारूप के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में दिव्यांग अनुकूल शौचालय निर्माण पर लगभग 5,30,000 रुपए खर्च करने का अनुमान है। निर्माण कार्य को तकनीकी मानकों के अनुरूप कराया जाएगा ताकि रैंप, हैंडल और पर्याप्त जगह जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। राज्य में सबसे ज्यादा ऐसे विद्यालय गिरिडीह जिले में पाए गए हैं जहां 1,453 स्कूलों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा रांची में 862, पलामू में 826, देवघर में 803, दुमका में 765, पश्चिमी सिंहभूम में 634, सरायकेला खरसावां में 633, चतरा में 608, बोकारो में 553, गोड्डा में 550, हजारीबाग में 546 और धनबाद में 506 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। गिरिडीह के पीरटांड पहुंचा 4 हाथियों का झुंड। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील। धनबाद के टुंडी प्रखंड अंतर्गत सर्रा गांव से हाथियों का एक झुंड गिरिडीह वन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। जानकारी के अनुसार 4 हाथियों का यह झुंड, जिसमें एक बच्चा हाथी भी शामिल है, आज सुबह तड़के करीब 4 बजे पीरटांड थाना क्षेत्र के अंगिया गांव में देखा गया है। वर्तमान में हाथियों का झुंड बिशुनपुर पीरटांड थाना क्षेत्र के टोला धावाटांड स्थित जंगल में विचरण कर रहा है। इसको देखते वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। वन विभाग द्वारा जारी सूचना में कहा गया कि ग्रामीण बेवजह जंगल की ओर न जाएं और रात व अहले सुबह के लिए बाहर निकलने से बचें। विभाग के अनुसार खेतों में फसल नहीं रहने के कारण हाथी भोजन की तलाश में शाम के बाद गांव की ओर आ सकते हैं और घरों पर हमला भी कर सकते हैं। वन विभाग ने यह भी बताया कि हाथियों को सुरक्षित रूप से बिशुनपुर, फतेहपुर, प्रतापपुर और पालगंज के रास्ते आगे बढ़ाने के लिए आज रात ऑपरेशन चलाया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि हाथियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें, क्योंकि ऐसा करने पर हाथी हिंसक हो सकते हैं। बच्चा चोर के अफवाह में युवक की पिटाई। बोकारो पुलिस ने भीड़ से छुड़ाकर बचाई जान। बोकारो के चांस में बच्चा चोर की अफवाह जान पर भारी पड़ गई, जहां बच्चा चोरी के शक में एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। यह घटना बोकारो के चांस थाना क्षेत्र में जोदाडीह मोड़ के पास की है। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से युवक की जान बचाई गई। एक दिन पहले ही पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की थी। लोग अफवाह के चक्कर में अपने बगल के पड़ोसी को भी नहीं पहचान पाते हैं। जिस युवक को बच्चा चोर समझकर बुरी तरह मारपीट किया गया है, वह नीलम नर्सिंग होम के पीछे कॉलोनी में रहता है। पुलिस ने बताया कि युवक का नाम नागेश्वर है। बच्चा चोरी का शोर सुनने के बाद नागेश्वर भी हाथ में डंडा लेकर बच्चा चोर को पकड़ने के लिए बाउंड्री के अंदर घुसा। इसी दौरान भीड़ भी वहां पहुंच गई और नागेश्वर को ही बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। लोग बच्चा चोर के नाम पर युवक को दौड़ाने लगे। पुलिस ने लोगों से अफवाह के पीछे नहीं भागने की अपील करते हुए कहा कि लोग कानून अपने हाथ में नहीं लें, अन्यथा बाद में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। रांची में परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित कंप्यूटर आधारित तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023
15 से 21 फरवरी तक होगी। साथ ही परीक्षा 24 से लेकर 26 फरवरी और 28 से 2 मार्च तक रांची जिला के कई 17 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई है। परीक्षा के दौरान कदाचार मुक्त संचालन और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्तादेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र और अभिभावक परीक्षा केंद्रों में भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर की ओर से BNS की धारा 163 के तहत प्रदत्त सख्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी कर दी है। यह निषेधाज्ञा 15 फरवरी से 21 फरवरी तक और 24 से लेकर 26 फरवरी फिर 28 से लेकर 2 मार्च तक के लिए प्रातः 5 बजे से अपराह्न 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। मेदिनीनगर में मेयर पद की उम्मीदवार पूनम सिंह ने की बड़ी जनसभा, विकास और पारदर्शिता पर दिया जोर। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में मेयर पद की प्रत्याशी पूनम सिंह ने आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मैदान में उतरी पूनम सिंह को सुनने के लिए भारी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जनसभा के दौरान पूनम सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और आम जनता पानी, सफाई, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक हुए विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं रही है और टैक्स के मुद्दे को लेकर आम नागरिक में नाराजगी है। उन्होंने वादा किया कि अगर जनता उन्हें मेयर पद की जिम्मेदारी देती है तो निगम प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पूनम सिंह ने महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और स्वच्छ शहर अभियान को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिया है। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर जनसभाओं का दौर तेज हो चुका है। मेदिनीनगर समेत पूरे क्षेत्र में कई प्रत्याशी घर घर संपर्क और बड़ी सभाओं के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। जनसभाओं में स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। पानी की समस्या, सड़कों की बदहाल स्थिति, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, टैक्स में पारदर्शिता और विकास कार्यों में कथित अनियमितताएं मुख्य विषय बने हुए हैं। हाईकोर्ट ने मधुकम इलाके में दखल दिहानी कार्रवाई पर रोक लगाई, परिवारों को मिली राहत। रांची के रातू रोड स्थित मधुकम इलाके में चल रही दखल दिहानी कार्रवाई पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस आदेश से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने अदालत में पक्ष रखा। इसके अलावा रौनक कुमार, सरिता देवी और अन्य ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर दखल दिहानी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने पूरे मामले में हेहल सीओ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से प्रभावित परिवारों को अस्थायी सुरक्षा मिली है और अब आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार की जाएगी। रांची एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में अतिक्रमण बना बाधा, करीब 130 घरों को जमीन खाली कराने का नोटिस। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की राह में अतिक्रमण बड़ी बाधा बन चुका है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए चयनित जमीन पर बने घरों को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। संबंधित लोगों से जल्द जमीन खाली करने को कहा गया है ताकि विकास कार्यों में आ रही रुकावट दूर की जा सके। एयरपोर्ट विस्तार के लिए राज्य सरकार ने 301 एकड़ जमीन 30 सालों की लीज पर उपलब्ध कराई थी। इसके बावजूद चिन्हित जमीन पर मंदिर समेत करीब 128 घर बने हुए हैं। यही वजह है कि विस्तारीकरण का काम निर्धारित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने जिला प्रशासन से जमीन जल्द खाली कराने का आग्रह किया है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही जमीन खाली होगी, लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने की नई पहल, झारखंड के 31 जेलों में सिर्फ 4 में जेलर। अब रिटायर्ड सैन्य अधिकारी की कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी नियुक्ति। झारखंड की जेलों में खाली पड़े जेलर और सहायक जेलर के पदों को भरने के लिए सरकार ने नई पहल की है। कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय ने सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद रिटायर्ड सैन्य अधिकारी राज्य की जेलों में जेलर और सहायक जेलर की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। राज्य के 31 जेलों में फिलहाल जेलर के 27 और सहायक जेलर के 45 पद रिक्त हैं। इन पदों के खाली रहने से जेलों की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर जूनियर कर्मचारियों को प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। जेलर का पद प्रमोशन से भरा जाता है, इसलिए सीधे बहाली संभव नहीं है। सहायक जेलर 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही जेलर पद के लिए पदोन्नति के पात्र होते हैं। इस कारण लंबे समय तक पद खाली रहने की आशंका है। इसी को देखते हुए तत्कालिक व्यवस्था के तौर पर सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को अनुबंध पर रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। झारखंड पुलिस खरीदेगी 893 आधुनिक वायरलेस उपकरण, सूचना के आदान प्रदान में आने वाली बाधाएं होंगी दूर।
झारखंड पुलिस 893 अत्याधुनिक वायरलेस उपकरण खरीदने जा रही है। उन उपकरणों को राज्य के थाने ओपी में दिए जाएंगे ताकि वहां सूचना के आदान प्रदान में आ रही तकनीकी बाधा को दूर किया जा सके। इन उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए एडीजी आधुनिकीकरण की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय विशेष कमेटी बनाई गई है। कमेटी में आईजी अभियान, डीआईजी कार्मिक, वित्त विभाग के अवर सचिव, उद्योग विभाग के अवर सचिव तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के सहायक अभियंता को शामिल किया गया है। यह कमेटी उपकरणों की गुणवत्ता, उपयोगिता और तकनीकी मानकों की विस्तृत जांच के बाद खरीद को अंतिम रूप देगी। नक्सल थ्रेट, विधायकों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय सतर्क, संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी के निर्देश। झारखंड के मंत्री और विधायकों पर नक्सलियों के हमले का खतरा बना हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में भाग लेने के लिए आने वाले विधायकों और मंत्रियों की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र के दौरान नक्सलियों ने बंद का कॉल भी किया है। इसे देखते हुए आवश्यक एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान माननीय विधायकों और मंत्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष अलर्ट जारी किया है। पत्र में आशंका जताई गई है कि विधायकों के मूवमेंट के दौरान माओवादियों या आपराधिक तत्वों द्वारा उन पर हमला हो सकता है। इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने संवेदनशील सड़कों और स्थलों को चिन्हित कर संबंधित जिलों को पत्र भेज दिया है। झारखंड में सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों का होगा कायाकल्प। स्वास्थ्य विभाग ने 50 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत राज्य के सभी सदर अस्पतालों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कई सदर अस्पतालों के लिए राशि की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल गोड्डा तथा सदर अस्पताल दुमका के लिए भी गुरुवार को स्वीकृति प्रदान की है। गोड्डा सदर अस्पताल के लिए 4 करोड़ 5 लाख रुपए तथा दुमका सदर अस्पताल के लिए 5 करोड़ 26 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना के लिए भी 6 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। इस यूनिट की स्थापना के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इधर मेडिकल कॉलेजों में भी संरचना विकास की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके तहत धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में नए पीजी ब्लॉक का विस्तार देते हुए नए ओपीडी ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। गिरिडीह में 2 बाइक की टक्कर, एक की मौत। अस्पताल ले जाते वक्त एम्बुलेंस में बुजुर्ग ने तोड़ा दम। एक ही बाइक पर सवार थे 3 लोग। गिरिडीह में गुरुवार की रात रोड एक्सीडेंट में एक 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। हादसा 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर से हुआ। घटना बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग पर चपौड़िया के पास हुई है। मृतक की पहचान सहदेव पंडित के रूप में की गई। दुर्घटना में घायल हुए अन्य लोगों में सोबराजपुर निवासी प्रमिला देवी और बबलू शर्मा तथा बुच्चानवाड़ी निवासी तबरेज अंसारी शामिल हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। घायल बबलू शर्मा ने बताया कि वे अपने चाचा सहदेव पंडित और प्रमिला देवी के साथ एक बाइक पर सवार होकर सोबराजपुर लौट रहे थे। चपौड़ी स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र के पास रुकने के दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक की रफ्तार तेज होने की वजह से यह हादसा हुआ है। रांची से हज यात्रियों के लिए फ्लाइट नहीं होने पर केंद्र पर बरसे इरफान अंसारी। झारखंड हज कमेटी के अध्यक्ष इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार द्वारा हज यात्रियों की सुविधाओं में कथित कटौती को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं में कमी के कारण राज्य के हाजियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि रांची से सीधी उड़ान की व्यवस्था नहीं करने से झारखंड से हज यात्रा पर जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। कहा कि हज यात्रियों को दूसरे राज्य विशेषकर कोलकाता से जाकर फ्लाइट लेनी पड़ रही है। इससे समय के साथ साथ कई दिक्कतें आ रही हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि दुआओं में बहुत ताकत होती है और झारखंड सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि हाजियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हज यात्रियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो कोलकाता तक जाकर हाजियों को सुरक्षित रवाना करने और उनकी सकुशल वापसी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी। रामगढ़ में कोयला व्यवसायी के घर पर फायरिंग मामले की जांच करने घटनास्थल पर पहुंचे एसपी। रामगढ़ में कोयला व्यवसायी समेत अन्य स्थानों पर हुई फायरिंग की घटना की जांच के लिए एसपी अजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कोयला व्यवसायी गजानंद प्रसाद के आवास पर जाकर उनसे और उनके परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान एसपी ने घटना की विस्तृत जानकारी ली और मौके की वास्तविक स्थिति का जायजा भी लिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मामले की गहन जाँच और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी
सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पतरातू थाना क्षेत्र के सरैया टोला में बीते बुधवार की देर रात कोयला व्यवसायी गजानन प्रसाद और नीतीश साव के घर के बाहर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ 9 राउंड फायरिंग की थी। इसके बाद मौके से फरार हो गए थे। इस बीच प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी से जुड़े व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। संगठन की ओर से जारी कथित बयान में कुछ लोगों को चेतावनी दी गई कि हालांकि इस संबंध में पुलिस ने अब तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संगठन द्वारा जिम्मेदारी लेने के दावे की जाँच की जा रही है और सभी बिंदुओं पर तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। झारखंड में गुमशुदगी की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक। एक साल में 849 से ज्यादा लोग लापता। झारखंड में गुमशुदगी के बढ़ते मामलों में कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीते एक साल में राज्य के कई जिलों से 849 से ज्यादा लोगों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। इनमें महिलाओं और किशोरियों की संख्या ज्यादा होना काफी चिंताजनक है। आंकड़ों में लगातार हो रही वृद्धि ने कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी में 87, फरवरी में 34, मार्च में 24, अप्रैल में 36, मई में 71, जून में 54, जुलाई में 67, अगस्त में 63 और सितंबर में 108 लोगों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। वहीं अक्टूबर में 93, नवंबर में 82 और दिसंबर में सर्वाधिक 130 लोग गुमशुदा हुए। साल के अंतिम महीने में मामलों में आई अचानक वृद्धि ने पुलिस और प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। एचईसी रिवाइवल पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 20 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट। आर्थिक संकट से जूझ रही हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के पुनरुद्धार को लेकर संसद की औद्योगिक स्थायी समिति ने 20 फरवरी को नई दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। संसद भवन एनेक्सी में होने वाली इस बैठक में झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की जाएगी। बुलाई गई बैठक में झारखंड की मुख्य सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव और एचईसी के सीएमडी को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। राज्यसभा सचिवालय ने मुख्य सचिव से एचईसी की पृष्ठभूमि, वर्तमान वित्तीय स्थिति और प्रस्तावित पुनरुद्धार पैकेज पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसी तरह भारी उद्योग मंत्रालय और कंपनी प्रबंधन से भी ठोस कार्य योजना मांगी गई है। संसदीय औद्योगिक स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति उद्योग से जुड़े मामलों की समीक्षा करती है, संबंधित पक्षों की सुनवाई करती है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप व पूरण तिवारी को मार्च में एम्स दिल्ली भेजने की तैयारी। पलामू सेंट्रल जेल में बंद प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप और हत्या के मामले में सजायाफ्ता बंदी पूरण तिवारी को इलाज के लिए अगले महीने मार्च में नई दिल्ली स्थित एम्स दिल्ली भेजे जाने की तैयारी चल रही है। दोनों बंदियों की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन ने मेडिकल रेफरल की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को दिल्ली ले जाने के दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। उन्हें करीब 10 से ज्यादा सशस्त्र पुलिस जवानों और अधिकारियों की निगरानी में पलामू सेंट्रल जेल से दिल्ली रवाना किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा मार्ग, ठहराव स्थल और अस्पताल परिसर में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। दिनेश गोप झारखंड में सक्रिय रहे उग्रवादी संगठन के शीर्ष नेता माने जाते रहे हैं। उनके खिलाफ राज्य के विभिन्न जिलों में रंगदारी, अपहरण, धमकी और अन्य आपराधिक मामलों के कई केस दर्ज हैं। नीट यूजी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। परीक्षा 3 मई को। नीट यूजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 फरवरी से जारी हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च तय है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सलाह दी है कि जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उन्हें जल्द से जल्द कर ले। नीट यूजी 2026 का आयोजन 13 भाषाओं असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में किया जाएगा। इसके तहत देश भर के मेडिकल संस्थानों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी और एएच पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलेगा। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा पद्धति के तहत संचालित पाठ्यक्रमों में बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और होम्योपैथी के बीएचएमएस कोर्स में भी प्रवेश नीट यूजी के माध्यम से ही होगा। साथ ही सैन्य नर्सिंग सेवा के तहत बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए भी अभ्यर्थियों के लिए नीट यूजी 2026 उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। चुनाव धुन पर हॉलीवुड, वोटरों को रिझाने का म्यूजिकल फॉर्मूला। हटिया में नागपुरी, लालपुर में बांग्ला तो धुरवा में भोजपुरी गानों से मांग रहे वोट।
निकाय चुनाव की रणभेरी बजते ही शहर के रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में चुनावी सुर गूंजने लगे हैं। इस बार प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए केवल वादों का सहारा नहीं ले रहे, बल्कि अपनी बात जनता के दिल तक पहुंचाने के लिए लोकल भाषाओं और मशहूर गानों की पैरोडी का सहारा ले रहे हैं। लालपुर व आसपास के इलाकों में बांग्ला व हिंदी गीत बन रहे, वहीं धुरवा नामकुम हटिया में हिंदी, नागपुरी व भोजपुरी में दुमका, जमशेदपुर में संथाली तो बोकारो धनबाद में खोरटा में गीत बन रहे हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए एमानुअल किस्कू का चयन, झारखंड का करेंगे प्रतिनिधित्व। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित पहल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 28 फरवरी 2026 से छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम के चयन की प्रक्रिया जारी है। झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा 9 फरवरी को झारखंड राज्य टीम का प्रथम चयन किया गया है। इस चयन में आवासीय बालक एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र साहिबगंज के प्रशिक्षु एमानुअल किस्कू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 110 मीटर हर्डल्स और 100 मीटर रिले स्पर्धा में झारखंड टीम में जगह बनाई है। इसके बाद भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देश पर खेल विभाग झारखंड सरकार के सहयोग से 14 एवं 15 फरवरी को बिरसा मुंडा स्टेडियम में द्वितीय चरण का चयन ट्रायल आयोजित किया जा रहा है। इस ट्रायल में भाग लेने के लिए एमानुअल किस्कू रांची रवाना हो चुके हैं। रांची में आयोजित इस द्वितीय चरण के चयन ट्रायल में मेजबान झारखंड सहित देश के 22 राज्यों के एथलीट हिस्सा लेंगे। हादसा नहीं, साजिशन हत्या। रांची में दोस्ती का खौफनाक अंजाम, पैसों के झगड़े में जानबूझकर चढ़ा दी थी गाड़ी। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित साउथ रेलवे कॉलोनी में दुर्गा मंदिर के पास एक युवक की एसयूवी से कुचलकर हत्या कर दी गई है। इस सनसनीखेज वारदात में मृतक का ही करीबी दोस्त आरोपी निकला है। पुलिस ने फरार आरोपी को बरही से गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया है। मृतक की पहचान धर्मेंद्र कुमार के रूप में की गई है। आरोपी का नाम अतुल चड्ढा उर्फ आयुष कुमार है, जो अमरावती कॉलोनी का निवासी है। धर्मेंद्र के पिता रामाश्रय शर्मा, जो दरोगा पद से सेवानिवृत्त हैं, उसने चुटिया थाने में अतुल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार परिवार पहले कृष्णापुरी में रहता था और मुंचुन सिंह व अतुल से सहित अन्य लोगों से पुरानी जान पहचान थी। मुंचुन सिंह के गृह प्रवेश कार्यक्रम में धर्मेंद्र भी शामिल होने गया था। इसी दौरान धर्मेंद्र और अतुल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि अतुल ने साजिश के तहत जानबूझकर धर्मेंद्र पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। स्वयं सहायता समूह ऋण और मैया सम्मान योजना से बदली मेरी किंडो की जीवन की दिशा। सिमडेगा जिले की मेरी किंडो की निवासी ने स्वयं सहायता समूह और सरकारी योजनाओं की मदद से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की है। साल 2017 में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत संत मोनिका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें समूह सचिव का दायित्व सौंपा गया था। इस भूमिका में मेरी किंडो ने समूह बैठकों का संचालन, बचत संकलन और अन्य गतिविधियों में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाई है। समूह से जुड़ने से पूर्व उनके परिवार की आय वर्षा आधारित धान की खेती और मजदूरी पर निर्भर करती थी, जिससे आर्थिक स्थिति अस्थिर थी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें वित्तीय सहयोग के साथ साथ आजीविका विस्तार हेतु तकनीकी मार्गदर्शन भी मिला है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।